So, hello students, good morning once again. तो केमिकल काइनेटिक्स के ऑलमोस्ट द एंड के पास हम पहुंच गए हैं. लगभग सारी चीज़ें हो गई है, थोड़ा सा रह गया है. संडे को एक टेस्ट हुआ है आपका केमिकल काइनेटिक्स का. अब आपको फिर पूरे एक मंथ का शेड्यूल दिया जाएगा 1-2 दिन में टेस्ट का. फिर से पुरानी प्रोसेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपका एवरीडे टेस्ट, जैसे कि रिवीजन टेस्ट हुआ करता था, वो हर रोज होता रहेगा. साथ में अपना ये क्लासेस चल रहा होगा जैसे चल रहा है. और लॉकडाउन पार्शियली यहाँ पे रिलैक्स हुआ है, तो कुछ और सर्विसेज आपकी बढ़ाएंगे, कुछ और एक्टिविटी आपकी बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे. तो केमिकल काइनेटिक्स में जो रहता है पहले उसको कंप्लीट कर देते हैं, अगले लेक्चर में टेस्ट डिस्कस कर देंगे. ठीक है ना? तो हम कहाँ थे? आई थिंक ये हमारा लेक्चर 12 होगा फॉर 4 मई 2020. हम पैरेलल रिएक्शन कर रहे थे, और पैरेलल रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराए थे. एक आध और प्रॉब्लम करके पहले देख लेते हैं. पैरेलल रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट से कई प्रोडक्ट्स बनते हैं. एक रिएक्शन लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें कॉपर 64 पैरेलल रिएक्शन के थ्रू बीटा डीके कर रहा है, पॉजिट्रॉन एमिशन कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है. ये 3 डिफरेंट मोड्स के थ्रू कॉपर 64 डिके कर रहा है. कॉपर 64 का हाफ लाइफ दिया हुआ है 12 डे. बीटा डीके 24% हो रहा है, पॉजिट्रॉन एमिशन 12% हो रहा है, और रेस्ट इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है. यानी कि ये हो जाएगा कितना? 64%. क्वेश्चन है, डिटरमिन partial half life for different modes of decay. ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में आ रखा क्वेश्चन. आई थिंक ये आईआईटी जेईई 2003 का क्वेश्चन है. सबसे पहले डीके रिएक्शन लिखते हैं. हालांकि डीके रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन जस्ट मैं लिख के आपको दिखा दे रहा हूं. कॉपर एटॉमिक नंबर 29, मास नंबर 64, बीटा डीके करता है जिसका चार्ज -1, मास नंबर 0. तो ये क्या एमिट करेगा? जिंक 64. चार्ज नंबर और मास नंबर बैलेंस होना चाहिए. पॉजिट्रॉन एमिशन
पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो फिर ये निकेल 28 प्रोड्यूस करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो भी निकेल ही बनेगा, निकेल 28 बनेगा। ये तीन तरह से ये डिके कर रहा है। मान लो इनका डिके कांस्टेंट को, रेट कांस्टेंट को हम K1, K2, K3 से डिनोट करते हैं। ये 24% दे रखा है, ये 12% और ये 64%। तो यहां से ये जो परसेंटेज डिके है, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 एटम्स कॉपर का लेंगे या 100 कॉपर के एटम अगर डिके करेगा तो उसमें से 12 पॉजिट्रॉन एमिशन करेगा, 24 बीटा एमिशन करेगा एंड 64 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। तो यहां से हम रेट कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट का रिलेशन ले सकते हैं K1 बाय K2, K1 बाय K2 24 बाय 12, यानी कि 2 हो जाएगा। और K1 बाय K3 अगर लें तो ये K1 बाय K3 24 बाय 64, 24 अपॉन 64, 8388, सो 3 बाय 8 हो जाएगा। अच्छा, कॉपर का डिके के लिए हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो उससे एक करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट हम सॉल्व कर लेंगे, जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। तो फॉर कॉपर 64 T हाफ अगर 12 आवर है, तो यहां से हम ले सकते हैं ln2 अपॉन T हाफ इज इक्वल टू K इज इक्वल टू ln2 अपॉन T हाफ है 12, ये डे इनवर्स हो जाएगा। और ये होगा क्या, K1 प्लस K2 प्लस K3, दिस K इज K1 प्लस K2 प्लस K3। अब K2 K3 को K1 के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K1 बाई 2, K2 इज इक्वल टू K1 बाई 2 एंड K3 इज इक्वल टू 8 K1 बाई 3। LCM हो जाएगा 6, सो 6 K1 प्लस 3 K1 प्लस 16 K1, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा सही सही लिखा ना, 6 K1, 2 3 जा 6, 3 K1, 3 2 जा 6, 16, so it is 25 K1 by 6। तो यहां से K1 आ जाएगा। अब तो K1 क्या हो जाएगा, सो K1 विल बी 6K अपॉन 25, और K की वैल्यू यहां हमने सॉल्व कर रखा है, हमें हाफ लाइफ निकालना है। तो T हाफ फर्स्ट रिएक्शन का, बीटा डीके का, इज इक्वल टू ln2 अपॉन K1 हो जाएगा। सो ln2 अपॉन K1 इज 6K अपॉन 25,
So it is ln2 into 25 divided by 6 into k, and k is what? K is ln2 by 12. ln2 by 12, ln2 गया 6 2 जा 12, ये 2 पर चला जाएगा, ये आ जाएगा 50 डेज। इसी तरह से बाकी सब आ जाएगा। K2 इज व्हाट? K2 इज हाफ K1, K2 इज हाफ K1, 1/2 K1, so it is 1/2 into K1। K1 और K में रिलेशन अभी हमने देखा, K1 इज 6k/25, 6k/25, so it is 3k/25, it is K2। अब K2 और K सबको है हो हाफ लाइफ के टर्म में लिख दो, तो K2 इज ln2/t12 which will equal to 3/25 into K is ln2/12, so 3 4 जा 12, ln2 गया, so t12 is 100 डे। इसी तरह से थर्ड का हाफ लाइफ निकाल लेंगे। K3 is what? K3 is 8/3 K1, 8/3 K1, so 8/3 into K1, and K1 is 6k/25, 6k/25, 3 2 जा 6, so 2 8 16/25k। अब फिर से दोनों साइड हाफ लाइफ लिख देंगे, ln2/t12 थर्ड रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू 16/25 k ln2/12, सो ln2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, सो टी हाफ थर्ड हो जाएगा कितना? टी हाफ थर्ड हो जाएगा 75/4, 4 1 जा 4, 3 7 7, 3 5 35, 4 8 जा 32, 32 3 0 30, 4 7 जा 28, ये आ गया पार्शियल हाफ। समझ गए? इस तरह से पैरेलल रिएक्शंस पे वर्किंग होगा। अब एक सिचुएशन लो कुछ ऐसा, एक जनरलाइज सिचुएशन देखो जरा। कोई एक रिएक्टेंट है, ये डिके कर रहा है टू बी एंड सी with rate constant K1 and K2 and activation energy E1 and E2. हमें मालूम करना है overall activation energy in parallel reaction. Parallel reaction में E1 is activation energy for the formation of B, E2 is activation energy for the formation of C,
देन व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कंजम्पशन ऑफ ए के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन होगा इन टर्म ऑफ E1 एंड E2। देखते हैं कैसे होगा। आर्हेनियस इक्वेशन है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। अगर इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं d ln k अपॉन dt इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है आर्हेनियस इक्वेशन। ये इंडिविजुअल स्टेप्स में भी एप्लीकेबल होगा, ओवरऑल रिएक्शन में भी एप्लीकेबल होगा, हर जगह एप्लीकेबल होगा। इसे हम डी एल एन के को 1 अपॉन के डी के अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अगर इसे हम इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए लगाएं, से फॉर बी, तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन के वन डी के वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर टी स्क्वायर। सी के लिए क्या लिखेंगे 1 अपॉन के टू डी के टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई टू अपॉन आर टी स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं डी के वन अपॉन डी टी प्लस डी के टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये क्रॉस के वन के टू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ई वन के वन प्लस ई टू के टू अपॉन आर टी स्क्वायर। फॉर ओवरऑल रिएक्शन हम क्या लिखेंगे डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर, जहां पे के ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ई ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई के डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। सो क्या इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन के डी अपॉन डी टी के वन प्लस के वन प्लस के टू इज इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे डेरिवेटिव पे, तो डी के वन अपॉन डी टी प्लस डी के टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई के अपॉन आर टी स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का LHS सेम हो गया, इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग RHS of equation 1 and equation 2 gives what? EK is equal to E1 K1 plus E2 K2. So E is what? E1 K1 plus E2 K2 divided by K, और उसके लिए मैं लिख दे रहा हूं K1 plus K2। इसे हम कहेंगे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी
फॉर रिएक्शन ऑफ ए in term of partial activation energy E1 and E2। अगर ये दो के लिए ट्रू है तो पैरेलल में 10 प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, E विल बी इक्वल टू E1 K1 प्लस E2 K2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? तो इस तरह से हम ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करते हैं। ये भी आ रखा है, ये जेई 2006 में आ रखा है। E1 E2 का वैल्यू दिया हुआ था, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करना था। तो ये सब है पैरेलल रिएक्शन में। अब इसके बाद आता है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन थ्योरेटिकली जरा समझ लो, जेई एडवांस वगैरह में आ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ही है तो आ तो सकता ही है। कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एक रिएक्टेंट है जो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट भी बहुत स्टेबल नहीं है। विद टाइम वो भी रिएक्ट करके एक और प्रोडक्ट सी बना रहा है, यानी A टू B, B टू C। B एक इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं, इंटरमीडिएट है, आइसोलेबल है, लेकिन उतना स्टेबल नहीं है, वो फर्दर रिएक्ट करके C बना रहा है। और बोथ स्टेप्स आर फर्स्ट ऑर्डर। ये कॉमन होता है रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी में इस तरह के चेन बनते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके बारे में। मान लो फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट K1 है, सेकंड का रेट कांस्टेंट K2 है। A के डीके को C से कोई लेना देना नहीं है, तो रेट ऑफ डीके ऑफ ए क्या लिखेंगे, माइनस DA अपॉन DT, which will be simply K1 into concentration of A। B के लिए क्या है, B प्रोड्यूस भी हो रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है, इसलिए dV by dt क्या होगा, ये K1 इंटू A के रेट पे बनेगा एंड K2 इंटू B के रेट पे ये डीके होगा, तो नेट चेंज ये हो जाएगा। और तीसरा है इसमें dC by dt, C को A से कोई लेना देना नहीं है, सिंपली K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B हो जाएगा। सबसे पहले तो ये रेट लॉ लिखने आना चाहिए आपको। अब इसमें हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा पहले B का कंसेंट्रेशन मालूम करना, किसी इंस्टेंट पे B का क्या कंसेंट्रेशन होगा। फ्रॉम 1 K1 dt is minus dA upon A, K1 dt is minus dA upon A, और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन टाइम लिमिट 0 to t एंड A0 to A, इसका इंटीग्रेशन कई बार किया है हमने, इसलिए मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं। क्या हो जाएगा, K1 इंटू टी इज इक्वल टू राइट साइड में A0 e का पावर माइनस
K1 into T will be ln of A नॉट अपॉन A, और यहाँ से A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा A नॉट इंटू E का पावर माइनस K1T। ये तो नो नहीं, तो कई बार हमने फर्स्ट ऑर्डर में सिंपली डिराइव किया है। अब आ जाओ बी का कंसंट्रेशन पे। मेनली देखो क्या है, dV बाई डी टी क्या है, dV बाई डी टी है K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पे A के लिए सब्सटीट्यूशन कर दो, अभी जो डिराइव किया, तो ये हो जाएगा K1 A नॉट इंटू E का पावर माइनस K1T माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब B को एक साइड में ले आओ, ये हो जाएगा dB अपॉन dt प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू K1 A नॉट E का पावर माइनस K1T। अब देखो राइट साइड तो केवल टाइम का फंक्शन है, लेकिन लेफ्ट साइड में टाइम भी है फर्स्ट वाले में और बी भी है, दो वेरिएबल है। इसे आप कैलकुलस में अभी 12th क्लास में एंड में पढ़ेंगे। एक टॉपिक, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स का ये फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक खास तरीका होता है। अगर आप जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो सिंपल इसको इंटीग्रेट करना अभी केवल मैं सिखा दूंगा। इसे इंटीग्रेट करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, उससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ये इंटीग्रेबल हो जाता है। फिलहाल उन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब सिखाना होगा तो मैं सिखा दूंगा आपको निकालना। अभी आप इस पूरे इक्वेशन को e का पावर K2T से मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब अगर e का पावर K2T से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, e का पावर K2T इंटू dV अपॉन dt प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B e का पावर K2T इज इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा K1 A नॉट E का पावर K2 माइनस K1 इंटू T। अगर लेफ्ट साइड में देखो इस पार्ट को केवल, तो ये e का पावर K2T इंटू B का डिफरेंशिएशन है, u इंटू V का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ना, u dV प्लस V du, तो उसी तरह से ये e का पावर K2T इंटू B को जब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। देखो e का पावर K2T को फर्स्ट टर्म ले लो, तो e का पावर K2T बाहर निकाल दो, dV बाई dt रह जाएगा। और जब b को बाहर निकालोगे तो e का पावर K2T का डिफरेंशिएशन e का पावर K2T इंटू K2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा, इज इक्वल टू K1 A नॉट इंटू e का पावर K2 माइनस K1 इंटू T, जिसे अब लिख सकते हैं हम d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e का पावर K2T इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू K1 A नॉट e का पावर K2 माइनस K1 इंटू T इंटू dt। और इसे अब इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, राइट साइड में इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से t लेंगे, टाइम का लिमिट। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली e का पावर K2T इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, K1 A नॉट
और इसका इंटीग्रेशन e का पावर k2 माइनस k1t डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1, तो इधर हो जाएगा डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1 e का पावर k2 माइनस k1 t लिमिट 0 से t। जब t लिमिट रखेंगे तो वही रह जाएगा, माइनस जब 0 लिमिट रखेंगे तो 1 हो जाएगा, e का पावर 0 1। तो ये हो जाएगा k1 a0 अपॉन k2 माइनस k1 e का पावर k2 माइनस k1 t माइनस 1 हो जाएगा। अब e का पावर k2 t से डिवाइड कर दो तो लेफ्ट में केवल b रह जाएगा। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ b विल बी k1 a0 अपॉन k2 माइनस k1 e का पावर k2 t से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो रह क्या जाएगा, e का पावर माइनस k1 t। अब माइनस 1 अपॉन e का पावर k2 t हो जाएगा, e का पावर माइनस k2 t। ये आया इंटरमीडिएट का इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन। समझा कुछ? अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। एट t इज इक्वल टू 0 b विल बी 0, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर t का 0 वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म भी 1, 1 माइनस 1 0। एट t is equal to infinity b will be again 0, क्योंकि e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। लॉजिकली भी b एक इंटरमीडिएट है तो बिगिनिंग में रहा नहीं होगा, और अंत में केवल c है तो अंत में फिर b नहीं रहेगा। यानी कि b बिगिनिंग में 0 है, एंड में भी 0 है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन पहले इंक्रीज करेगा, एक मैक्सिमा को अटेन करेगा और फिर डिक्रीज कर जाएगा 0, और ये होगा एक्सपोनेंशियली। बात समझ में आया? यानी कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ए का कंसंट्रेशन तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, लेकिन बी पहले इंक्रीज करेगा, एक मैक्सिमा को अटेन करेगा और देन फाइनली 0 हो जाएगा। और C फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू बनते जाएगा तो C का केवल इंक्रीज होगा। C will keep on increasing exponentially। इस तरह से कंसंट्रेशन का वेरिएशन होगा। अब इसमें K1 और K2 के रिलेशन से ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? If K1 is much greater than K2, if K1 is much greater than K2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यहां देखो dv by dt को, if K1 is much greater than K2, B फॉर्म फास्ट होगा, डीके स्लो होगा। B फॉर्म फास्ट होगा यानी मैक्सिमा जल्दी अटेन हो जाएगा और धीरे धीरे डीके करेगा, यानी कि लार्ज मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा पे B का अमाउंट काफी ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? दिस इंप्लाइज maxima will be
attained quickly and there will be large maximum. और अगर ऐसा नहीं हुआ, K1 इज मच स्मॉलर देन K2, इसका मतलब क्या हुआ, B बनेगा स्लोली, डीके फास्ट करेगा, यानी कि B बनते ही रिएक्ट करके C बनाने लगेगा, तो B इकट्ठा नहीं हो पाएगा, यानी कि मैक्सिमा स्मॉल होगा, मैक्सिमा पे B बहुत थोड़ा होगा और वो मैक्सिमा काफी देर बाद अटेन हो पाएगा। मैक्सिमा will be attained late and there will be small मैक्सिमा, मैक्सिमा लेट भी होगा और स्मॉल भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफिकली इसको दिखाना चाहें, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और केवल बी की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पे मैक्सिमा है, ये कब होगा, जब K1 इज मच ग्रेटर देन K2। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ ऐसा होगा, P का Y कोऑर्डिनेट कम होगा, यानी मैक्सिमा स्मॉल होगा और दूर जाके अटेन होगा, कब, जब K1 इज मच स्मॉलर देन K2। इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो मुश्किल होगा उस पर सॉल्व करना, उसके लिए तो लॉग टेबल चाहिए होगा। इसमें क्वेश्चन का स्कोप बनता है टाइम फॉर मैक्सिमम B एंड B मैक्स। वो टाइम क्या होगा जहां पे B का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम होगा क्या, वो टाइम जहां पे, ये है वो टाइम जिसको TM कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम, मैक्सिमा का टाइम। इस टाइम पे क्या होगा, dV/dt जीरो हो जाएगा मैक्सिमा पे, पीक पे, क्योंकि वहां पे स्लोप चेंज होगा, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो वहां पे जीरो, यानी कि एट B max dV/dt विल बी जीरो। अभी हमने B का कंसेंट्रेशन निकाला, क्या था ये, K1 अपॉन K2 माइनस K1 A0 इंटू E का पावर माइनस K1T माइनस E का पावर माइनस K2। डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और जीरो से इक्वेट कर दो। dV/dt विल बी व्हाट, K1 इंटू अपॉन K2 माइनस K1 कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस K1 E का पावर माइनस K1T M, मैक्सिमम पे सॉल्व करें, मैक्सिमम टाइम पे, माइनस K2 बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा K2 इंटू E का पावर माइनस K2 TM विच इज जीरो। ये कांस्टेंट टर्म जीरो में चला जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा,
K2 e का पावर माइनस K2 Tm इज इक्वल टू K1 e का पावर माइनस K1 Tm। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो K2 अपॉन K1 विल बी e का पावर K2 माइनस K1 इंटू Tm। K2 अपॉन K1 e का पावर माइनस K2 Tm से डिवाइड कर देंगे राइट साइड को ले जाके, ये आ जाएगा। दोनों साइड लॉग नेचुरल ले लो। सो ln ऑफ K2 अपॉन K1 विल बी व्हाट, K2 माइनस K1 इंटू Tm। यहाँ से Tm का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ln ऑफ K2 बाय K1। इसको कहते हैं टाइम फॉर द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ B। ये सब पूछा जा सकता है इसमें, टाइम फॉर द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ B। अब B का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होगा क्या, तो B के एक्सप्रेशन में टाइम का ये वैल्यू रख देंगे। B का कंसेंट्रेशन क्या है, K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 e का पावर माइनस K1t माइनस e का पावर माइनस K2t। इसको जरा मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू K1 A0, तो खास तरीके से लिख रहा हूँ, K2 माइनस K1 e का पावर माइनस K1t माइनस 1 अपॉन लिखो e का पावर K2t इज इक्वल टू K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 e का पावर K2 माइनस K1t माइनस 1 अपॉन e का पावर K2t। अब इसमें Tm का वैल्यू रख देंगे ऊपर से, तो Bm आ जाएगा, B मैक्सिमम आ जाएगा। सो B मैक्स विल बी व्हाट, K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 ब्रैकेट के अंदर e का पावर K2 माइनस K1 इंटू Tm। अब Tm का वैल्यू क्या है, 1 बाय K2 माइनस K1 ln ऑफ K2 बाय K1 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है e का पावर K2, Tm का वैल्यू रखेंगे तो Tm आ जाएगा 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln ऑफ K2 बाय K1। ये तो गया। e का पावर ln x x हो जाता है, e का पावर ln x इज x। तो जब हम वो रूल अप्लाई करेंगे तो ये K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 न्यूमरेटर में रह जाएगा केवल K2 बाई K1 माइनस 1, डिनोमिनेटर में रह जाएगा e का पावर K2 अपॉन K2 माइनस K1 ln ऑफ K2 बाई K1। न्यूमरेटर में उसको लिख देंगे K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1, ऊपर आ जाएगा K2 माइनस K1 अपॉन K1 e का पावर इसको अब मैं लिख रहा हूँ ln K2 बाई K1 का पावर K2 अपॉन K2 माइनस K1। अब देखो K2 माइनस K1 से ये गया, K1 से ये गया, और e का पावर ln x x रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b मैक्स
इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 अपॉन K2 अपॉन K1 का पावर K2 अपॉन K2 माइनस K1। तो इन्वर्स ले लेंगे अंदर में, ये आ जाएगा ए नॉट K2 अपॉन K1 का पावर K2 अपॉन K1 माइनस K2 हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया मैंने। तो ये है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक दो बार करके देखना पड़ता है इसको, तब बच्चों को समझ में आता है। बट इसकी लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जेईई एडवांस वगैरह में ये सब आ सकता है, मेंस में तो इसके आने के चांसेस नहीं है। मेंस में तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो बताया क्वालिटेटिवली पूछा जा सकता है, और क्वांटिटेटिवली ये एडवांस में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन को, बी के कंसंट्रेशन को देख रहे हैं। हम चाहें तो सी का कंसंट्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सा इक्वेशन आ जाएगा तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। केवल क्वालिटेटिवली हम कह देंगे कि सी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यही सब है केमिकल काइनेटिक्स में। अब एक अपोजिंग रिएक्शन है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स और है, वो अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपका टेस्ट, संडे का टेस्ट डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। कुछ और डीपीपी आज मैं अपलोड कर रहा हूं आपके लिए, साथ में आप उसको सॉल्व करना शुरू करें। और मोस्ट लाइकली ट्यूसडे से मैं लाइव आपका डीपीपी वगैरह सॉल्व कराना, डाउट्स वगैरह कराना शुरू कर दूंगा, क्योंकि कल से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह कम है, वो सब मैं लाके और इसको और इंटरैक्टिव बना देंगे, ठीक है ना। बस आज इतना ही।